हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ वाला पार्ट है वो हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। संडे जो टीडब्ल्यूटी है उसमें जस्ट फर्स्ट लॉ आएगा। तो आज हम जो करा रहे हैं वो टीडब्ल्यूटी में नहीं आएगा। तो थर्मोकेमिस्ट्री जो है इसमें क्या होता है, हम रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यस, सेकेंड लॉ जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री के बाद आएगा। आदित्य बोल रहा है अवर टीडब्ल्यूटी गॉट शिफ्टेड टू 16 जैन, आई डोंट नो, पता नहीं। सो थर्मोकेमिस्ट्री जो है इसमें हम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट ऑफ रिएक्शन है या जो हीट ट्रांसफर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर ठीक है इन केमिकल रिएक्शन। तो इसी को हम हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ओके, व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन? हीट ऑफ रिएक्शन इज हीट ट्रांसफर इन केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट होगी और एक कांस्टेंट प्रेशर पर होगी। तो मैक्सिमम रिएक्शन जो है कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, दैट्स व्हाई मेन हीट ऑफ रिएक्शन हम फर्स्ट वाली लेंगे। बट कांस्टेंट प्रेशर हीट क्या होती है यार? याद है एट कांस्टेंट प्रेशर हीट क्या होता है? इसको ऑब्वियसली क्यूपी बोल सकते हैं। क्या होता था? इट इज नथिंग बट डेल्टा एच, याद आया? बट कांस्टेंट प्रेशर हीट इज डेल्टा एच। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पर मैक्सिमम टाइम रिएक्शन होती है, दैट्स व्हाई हम हीट ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो बेसिकली क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, अगर हम हीट की बात करेंगे तो याद है क्या आया था? एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट क्या होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट क्या होता था? ये होता था डेल्टा यू, याद है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट होता है डेल्टा। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट वो होता है डेल्टा यू और एट कांस्टेंट प्रेशर हीट होता है डेल्टा एच। तो मैक्सिमम रिएक्शन जो है कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, दैट्स व्हाई हीट ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा एच या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बट कभी कभी रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है। ओके ओके, सो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है, दैट्स व्हाई वहां पर हीट ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा यू, या हम बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन। बट मैक्सिमम रिएक्शन जो है कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम टाइम हम हीट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे या रिएक्शन की हीट की बात करेंगे तो एंथैल्पी होगा। ओके, यस बोलो। यस सर। सर आपने साइक्लिक प्रोसेस में बोला था कि अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव है। सर वर्क डन। सर हाँ, वो सिर्फ पीवी ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है ना सर? यस यस यस। मतलब बीटी ग्राफ में हम ये अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, पी वर्सेज वी ग्राफ। ओके सर, यही लग। थैंक यू सर।
सो ये हमारे पास हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आया। लिखो फिर आगे दोनों में रिलेशन होता है, तो रिलेशन क्या वो बताते हैं। ग्रीस बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है, दैट्स व्हाई हीट ऑफ रिएक्शन इज यहाँ पर डेल्टा ई। यस बोलो। सर वो बॉम्ब कैलोरीमीटर आपने क्या बोला, क्या है? वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है, डिटेल में उसके बाद में मतलब उसके बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे। ओके। अभी ये जस्ट ये याद रखो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है, दैट्स व्हाई वहां पर हीट जो है वो क्या है, डेल्टा यू। हो गया सबका? तो अब देखो डेल्टा एस और डेल्टा यू जो है इसके बीच में रिलेशन होता है फॉर केमिकल रिएक्शन। तो देखो क्या रिलेशन होता है, तो डेल्टा एच, ठीक है, फॉर केमिकल रिएक्शन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर। ये रिलेशन, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम करती है, तो ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी जो है इट इज चेंज इन stoichiometric coefficient of gaseous substance। गैसियस सब्सटेंस जो है उनका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उसमें कितना चेंज हुआ है। जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये ट्वाइस NH3 गैस। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng क्या होगा, तो डेल्टा Ng इज, देखो प्रोडक्ट साइड कितना है 2 है, और रिएक्टेंट साइड हमारे पास गैसेस कितने हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गैसेस साइड में 4 है, तो डेल्टा Ng क्या आएगा -2। ओके, तो डेल्टा एच यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा यू -2R। सिमिलरली अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे कार्बन सॉलिड
प्लस O2 गैस गिव CO2 गैस। इसका बताओ डेल्टा एनजी क्या होगा? इसका डेल्टा एनजी क्या होगा? प्रोडक्ट साइड गैस कितना है? 1। रिएक्टेंट साइड गैस कितना है? रिएक्टेंट साइड गैस कितना है? 1। ठीक है, तो डेल्टा एनजी इसका 0 आएगा। हमें गैस का ही देखना है। डेल्टा एनजी चेंज इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैस या सब्सटेंस। तो यहाँ पर डेल्टा एनजी 0 आ रहा है, ऑब्वियसली इस केस में डेल्टा एच एंड डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ओके, तो इस टाइप से डेल्टा एच और डेल्टा यू में हम रिलेशन देख सकते हैं यूजिंग डेल्टा एनजीआर। गिरीश गैस की बात कर रहे हैं, कार्बन इज सॉलिड। बोलो। यस सर, ये मेरे को ये टर्म समझा नहीं, चेंज इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस। एक बार और हाँ, explain- गैस वाले कौन कौन है? जितने भी गैस वाले हैं उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिफरेंस, मतलब प्रोडक्ट साइड कितने गैस का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है माइनस रिएक्टेंट साइड कितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अच्छा, मतलब कितना मोल्स रिएक्टेंट्स में और कितना मोल्स प्रोडक्ट्स में है ना? हाँ, हाँ सर, समझ गया। और जैसे N2 और H2 वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड 4 है गैस वाले, और प्रोडक्ट साइड 2 है। तो प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड 4 है, तो 2 - 4। सेकेंड वाली रिएक्शन में दोनों साइड गैस का 1 है। लेकिन नाइट्रोजन तो सॉलिड, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सर, गैसियस, सॉरी। हाँ वेरी गुड, समझ गया, ऐसे ही समझ सीखते रहो, नाइट्रोजन सॉलिड होता है। वेरी गुड, गलती है सर। कीप इट अप। सर गैस
हो गया सबका? तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 55 56।
आंसर तो देखो चलो करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 में द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें निकालना है। तो इस रिएक्शन का निकालना, तो इस रिएक्शन का कांस्टेंट प्रेशर वाला हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम वाले हीट का डिफरेंस। और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट। अब ये क्या है? व्हाट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर? इट इज डेल्टा एच। एंड व्हाट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? इट इज डेल्टा यू। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या हो जाएगा यार? इट इज डेल्टा एन जी आर टी ना। सो व्हाट इज डेल्टा एन जी हियर? डेल्टा एन जी इस केस में क्या है? प्रोडक्ट साइड हमारे पास 12 गैस है और रिएक्टेंट साइड 15 है, तो डेल्टा एन जी माइनस 3। ओके, सो क्यूपी माइनस क्यूवी जो कि क्या है? डेल्टा एन जी आर टी है, क्या हो जाएगा? इट इज -3 इंटू आर की वैल्यू हम ले सकते हैं 8.314 या 25/3 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। एंड टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज 25 डिग्री मीन्स 298 केल्विन। ठीक है, तो ये आंसर जूल में आ जाएगा। तो 298 को अगर हम 300 केल्विन ले लेते हैं, 298 को अगर 300 केल्विन ले लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट आंसर इज -7500 जूल। ठीक है, दैट इज -7.5 किलो जूल। तो अप्रोक्सीमेट आंसर है, हमने आर की वैल्यू 8.314 के बजाय 25/3 ले लिया है एंड 298 को हम 300 ले लेंगे, तो अप्रोक्सीमेट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ऑब्वियसली ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 56। यस बोलो। सर हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया? डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन वाला। रिएक्शन के लिए व्हाट इज डेल्टा एच एंड डेल्टा यू? अभी तो बताया ना, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन क्या है? ये है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो रिएक्शन क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू। डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस पता करना है। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का डिफरेंस इज डेल्टा एन जी आर टी ना। सो वी हैव टू डिटरमाइन डेल्टा एन जी आर टी ओनली। एंड इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी क्या है? प्रोडक्ट साइड हमारे पास 12 है गैस का, रिएक्टेंट साइड 15 है। सो डेल्टा एन जी क्या आ गया? -3। -3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, तो -3 को सब्स्टिट्यूट किया। डेल्टा एन जी की जगह आर की जगह हमने ले लिया 25/3, दैट इज 8.314 अप्रोक्सीमेटली। एंड 298 को 300 केल्विन ले लेंगे, तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 में डेल्टा एच और डेल्टा ई मतलब डेल्टा यू है ना। डेल्टा ई और डेल्टा यू एक ही बात है, हमने पहले ही बताया तुम। एच इंटरनल एनर्जी को एच से भी रिप्रेजेंट, सॉरी इंटरनल एनर्जी को यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ई से भी। तो C8H18 गैस प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन पता करना। कंबसन हो रहा है यहाँ, अब याद रखना इसका वन मोल रखेंगे, तो इसके वन मोल के रेस्पेक्ट में बैलेंस करेंगे। तो कार्बन हमारे पास ये बैलेंस हो गया, देन हाइड्रोजन बैलेंस किया। अब इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो राइट हैंड साइड देखो 17 + 9, सॉरी 16 + 9, 16 + 9 कितना हो गया? 25 ना। तो लेफ्ट साइड में भी 25 ऑक्सीजन आने चाहिए, तो कब आएंगे? जब हम लिखेंगे O2 के आगे 25/2। तो दिस इज बैलेंस रिएक्शन। सो व्हाट इज डेल्टा एन जी नाउ?
डेल्टा एनजी प्रोडक्ट साइड हमारे पास गैस का कितना है 8 है, और रिएक्टेंट साइड कितना है गैस का, रिएक्टेंट साइड 1 + 25/2 है ना गैस का। तो डेल्टा एनजी क्या आया -11/2, जो हम बोल सकते हैं -5.5। तो डेल्टा एनजी -5.5 आ गया, तो इट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी, दैट इज -5.5 इंटू आर इंटू टी। तो देखो किलो जूल में दिया है, ठीक है। आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 298 केल्विन, तो ये तो आ गया जूल में, हमें चाहिए किलो जूल में। तो किलो जूल के लिए क्या करें, ऑब्वियसली डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो किलो जूल के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम डेल्टा एच और डेल्टा यू जो है उसका रिलेशन देख सकते हैं फॉर केमिकल रिएक्शन। आर क्या होता है भाई, आर गैस कांस्टेंट होता है ना, आर गैस कांस्टेंट होता है। अंशुल क्वेश्चन के अंदर डेल्टा ई इसलिए लिखा है क्योंकि इंटरनल एनर्जी को यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ई से भी। जब मैंने इंटरनल एनर्जी स्टार्ट किया था तो हमने यू और ई लिखा था ब्रैकेट में, तो इंटरनल एनर्जी को कहीं पर ई से लिखा मिलेगा, कहीं पर यू से लिखा मिलेगा। बोलो। सर जैसे यहाँ पर दो गैस था, तो आपको कैसे पता चला कि कौन से गैस का डेल्टा एनजी निकालना है? दो गैस क्या, सभी का निकालना है, जितने भी गैस है भाई। डेल्टा एनजी मतलब प्रोडक्ट साइड कितना गैस है माइनस रिएक्टेंट साइड कितना गैस है। अच्छा, ठीक, समझ। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिफरेंस ना, हाँ सर। प्रोडक्ट साइड स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैस का 8 है और रिएक्टेंट साइड स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैस का कितना है, इट इज 1 + 25/2। यस, समझ। बोलो। सर तो अगर वो H2O भी गैस होता तो फिर 17 - 27/2 होता ना। यस यस 17 माइनस रिएक्टेंट साइड जितना भी हो जाता है। यस सर, ओके।
ओके, आगे चलते हैं। सो वापिस एक बार एंथैल्पी की बात कर देते, बिकॉज हम पूरा एंथैल्पी के बारे में आगे करेंगे, क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, तो हीट ऑफ रिएक्शन मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, सो एंथैल्पी जो है ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है ना। इसके अलावा एब्सोल्यूट वैल्यू एच की नहीं निकाली जा सकती, लेकिन डेल्टा एच की निकाली जा सकती है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट चेंज इन एच, ये हम बोल सकते हैं एंथैल्पी। इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच लिख सकते हैं, कैन बी डिटरमाइंड। इसके अलावा स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो एंथैल्पी है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी at standard conditions are called standard enthalpy, और इसको हम H नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है उसके बारे में भी बताते हैं, पहले लिखो ये।
ओके, सो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो एंथैल्पी उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलेंगे, एच नॉट नॉट लग जाएगा ऊपर। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं? तो स्टैंडर्ड कंडीशंस आर तो देखो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए 1 बार एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर कोई भी हो चलेगा। जनरली वैसे 298 केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं, बट जरूरी नहीं है 298 केल्विन, ठीक है। तो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड 1 बार एक्सटर्नल प्रेशर at any given temperature ठीक है। सो 1 बार एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर कोई भी हो चलेगा। गैस के लिए 1 बार पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। फॉर गैस 1 बार पार्शियल प्रेशर at any given temperature एंड एक्वा सॉल्यूशन के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलाल होना चाहिए, मतलब बोल सकते हैं मोलैलिटी 1 होना चाहिए। तो फॉर एक्वा सॉल्यूशन मोलैलिटी should be 1 at any given temperature। तो टेम्परेचर कोई भी हो, बट प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का ये वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 बार जो है उसको 1 atm भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम है। तो सॉलिड लिक्विड के लिए 1 बार एक्सटर्नल प्रेशर या 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर, गैस के लिए 1 बार पार्शियल प्रेशर या 1 atm पार्शियल प्रेशर, एंड एक्वा सॉल्यूशन के लिए मोलैलिटी 1 होना चाहिए। तो मोलैलिटी और मोलरिटी को भी ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन के केस में बोल सकते हैं कि मोलरिटी 1 होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो उनकी स्टैंडर्ड कंडीशन है, मतलब सॉलिड और लिक्विड स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। इसका मतलब क्या है कि 1 बार एक्सटर्नल प्रेशर पर। अगर गैस की स्टैंडर्ड कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि 1 बार पार्शियल प्रेशर है उस गैस का। अगर एक्वा सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड कंडीशन है, मतलब उसकी मोलैलिटी 1 है। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। बोलो। सर एंथैल्पी और एनर्जी के बीच में ऐसे लाइक लिटरल डिफरेंस क्या होता है? जैसे फॉर्मूला वाइज तो समझ आ गया, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, लेकिन ऐसे मतलब जैसे केमिकल बॉन्डिंग में भी सर ने बताया था कि हमें थर्मोडायनेमिक्स में पता चलेगा कि एंथैल्पी और एनर्जी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एंथैल्पी भी एक तरह से एनर्जी है। मतलब एंथैल्पी बेसिकली क्या, हमने पहले भी तुम्हें बताया है कि हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ट्रांसफर है वो एंथैल्पी। अच्छा, जब कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं तो जो हीट ट्रांसफर होता है उसको एंथैल्पी बोल देते हैं। बाकी समझ, उसको डिफाइन यू प्लस पीवी से कर देते हैं। यस समझ। तो एक तरह से एनर्जी है ये भी।
ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन जो है कांस्टेंट किस पर होंगी, रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर ही होंगी, ठीक है। तो इसलिए जो भी हीट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअली क्या है, एंथैल्पी है। ओके, सो हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल देंगे, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच एफ से। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो क्या है, तो इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, अब देखो फॉर्मेशन मतलब फॉर्म होना चाहिए ना, तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम its constituent element ठीक है। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है वो अपनी स्टेबल स्टेट में होनी चाहिए, ओके, विच शुड बी in their stable state is called enthalpy of formation। तो जब किसी सब्सटेंस का 1 मोल फॉर्म होगा, और वो 1 मोल किससे फॉर्म होना चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो अपनी स्टेबल स्टेट में होनी चाहिए। जैसे मान लो हमें CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता करना है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ CO2 बनना चाहिए किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से बनना चाहिए। तो कार्बन का स्टेबल स्टेट जो है वो होता है ग्रेफाइट, ओके। तो कार्बन ग्रेफाइट, जनरली यहाँ पर ग्रेफाइट की बजाय सॉलिड लिख देते हैं जस्ट, तो उसका मतलब ये ग्रेफाइट ही होगा। तो 1 मोल ऑफ CO2 बनना चाहिए किससे, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आर कार्बन एंड ऑक्सीजन, बट उनका स्टेबल स्टेट होना चाहिए जिससे वो बन रहे हैं। तो कार्बन का ग्रेफाइट है स्टेबल स्टेट, तो 1 मोल ऑफ CO2 कार्बन मतलब ग्रेफाइट से बनना चाहिए। एंड O2, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, या ऑक्सीजन का स्टेबल स्टेट क्या है, O2 है ना, O2 गैस। तो C दैट इज ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव CO2 गैस। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्लियर है। इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर ये जब रिएक्शन होगी तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस रिएक्शन के टाइम पर जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2।
बोलो। सर तो इस रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वो हम भी अभी बाद में बताएंगे। एक्चुअली कंबशन हो रहा है यहाँ पर, तो अभी बता देता। कंबशन में आगे हम बताएंगे कि कंबशन रिएक्शन जो है उसमें हीट रिलीज होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। हो गया सबका? तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। नाउ सिमिलरली और रिएक्शंस ले लेते हैं। जैसे मान लो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O देखना है, तो इसका वन मोल फॉर्म होना चाहिए किससे? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो H2 + O2। लेकिन देखो वन मोल फॉर्म होना चाहिए तो किससे फॉर्म होगा? ऑब्वियसली हाफ ऑफ O2, ठीक है, वन मोल ऑफ H2 से और हाफ ऑफ O2 से। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, ठीक है। अगर हमें H2O गैस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखना है तो फिर वो रिएक्शन क्या होगी? वन मोल ऑफ H2O गैस बनना चाहिए किससे? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस। अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl देखना है, ठीक है, तो वन मोल ऑफ NaCl बनना चाहिए किससे? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? सोडियम जो कि सॉलिड होता है, और क्लोरीन जो कि क्या है? गैस होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। सो किसी भी सब्सटेंस का वन मोल बनना चाहिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है स्टेबल स्टेट में होगा, ठीक है। अच्छा, याद रखना एलिमेंट्स जो उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम 0 लेते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of elements in their stable state is taken as 0। एलिमेंट अगर अपने स्टेबल स्टेट में तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस क्या होगा? 0, बिकॉज O2 मतलब ऑक्सीजन जो O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या वो स्टेबल स्टेट है उसकी। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस क्या होगा? 0, हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में रहते हैं। इसी टाइप से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस क्या होगा? 0। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 गैस क्या होगा? ब्रोमीन जो है गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या उसकी स्टेबल स्टेट जो है वो क्या? ब्रोमीन की लिक्विड है। दैट्स व्हाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 लिक्विड इज 0, ओके। इसी टाइप से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन जो है तो डायमंड फॉर्म में 0 फॉर्मेशन क्या लेंगे? उसका 0 लेंगे। लेकिन अगर डायमंड वगैरह में आ गया तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगा, ओके। तो अगर स्टेबल अपने स्टेट मतलब एलिमेंट अपने स्टेबल स्टेट में है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लिया जा सकता है? 0 लिया जा सकता है।
हो गया सबका? गिरीश, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है एलिमेंट्स का जीरो लिया जाता है अगर वो स्टेबल स्टेट में हो तो ऑक्सीजन गैसेस मतलब ऑक्सीजन किस फॉर्म में स्टेबल है? O2 गैस, O2 है ना, तो उसका जीरो। हाइड्रोजन जो है H2 फॉर्म में जीरो होगा, ठीक है, H2 गैस फॉर्म में। ऐसे क्लोरीन जो है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Cl2 फॉर्म में। ब्रोमीन जो है गैसेस में एग्जिस्ट नहीं करता, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई Br2 लिक्विड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा, गैस का नहीं होगा। सिमिलरली कार्बन जो है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो कब होगा? जब वो ग्रेफाइट हो। अगर कार्बन डायमंड की बात करेंगे तो ऑब्वियसली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो वन किसी का भी अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखना है किसी सब्सटेंस का, तो सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? जब वो सब्सटेंस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा होगा और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। बोलो। यस सर। सर अगर ग्राफाइट कार्बन का सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है सर, तो फिर डायमंड क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है सर? डायमंड तो जब ग्रेफाइट को हम बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट देते हैं तब जाके ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होता है। यस सर, बट फिर अगर डायमंड स्टेबल नहीं है सर, तो फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है सर कि मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत। स्टेबल मतलब कि कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ओके सर। कार्बन जो है ग्रेफाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन ओके जो O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके सर, तो ठीक है। स्टेबिलिटी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कोई संबंध नहीं है। नहीं नहीं, ओके सर। मतलब स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पर हम क्या बोले कि कैसे एग्जिस्ट करता है, ओके, उसकी ओके बात करते हैं। एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में है किसी एलिमेंट का। तो अब देखो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज करके हम किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ enthalpy of reaction using डेल्टा HF, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये होता है समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? प्रोडक्ट का, माइनस समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है? इट इज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके। तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है उसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, देन उसका सम कर देना, फिर माइनस करना है रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इनटू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लो ये रिएक्शन ले लेते हैं CH4 प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस H2O लिख। रिएक्शन का डेल्टा इस रिएक्शन, तो क्या आएगा यार? प्रोडक्ट पास ये दोनों है, इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो N2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, ओके। इसके बाद रिएक्टेंट में ये दोनों है, इसके अलावा
हेलो, सभी को? हेलो, ब्रेक हो रही है अभी भी? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम डेल्टा एच आर एक्शन लिख सकते हैं यूजिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया हमने? तो डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? प्रोडक्ट का, माइनस समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? रिएक्टेंट का। ठीक है, ये हम अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने क्या बताया, ये जो है ये क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, दिस इज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हमने रिएक्शन जो लिया वो क्या है? CH4 गैस प्लस ट्वाइस O2 गैस, दिस CO2 गैस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड, ये रिएक्शन हमने लिया। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच या डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा यार? इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच हो जाएगा। इसमें ये लास्ट वाला टर्म जो है ये 0 आएगा, ये वाला टर्म 0 आएगा। इसके अलावा बाकी सभी का डेल्टा एच हमें पता है, तो इस पूरे रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 64। अंशुल, हमने क्या बोला? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को पहले मल्टीप्लाई करना है, देन उसका सम करना है प्रोडक्ट के लिए।
और रिएक्टेंट के लिए माइनस कर देना है इसी चीज को। तो इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट है, इनका क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम करना है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो उससे 1 से मल्टीप्लाई किया। H2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका सम कर दिया। एंड माइनस में जो रिएक्टेंट है उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करो, तो CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंटू 1 क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, एंड O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंटू 2 क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। नेगेटिव साइन आएगा ऑब्वियसली क्योंकि रिएक्टेंट है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 हम 0 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि O2 तो एलिमेंट है, तो इसका हम 0 ले सकते हैं। तो बाकी सभी का डेटा हमें पता होना
आया आंसर किसी का? तो देखो यहाँ पर हमें रिएक्शन दिया है CS2 लिक्विड प्लस 3O2 गैस gives CO2 गैस प्लस ट्वाइस SO2 गैस, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच है -265। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा वैसे? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस एंथैल्पी 2 टाइम्स ऑफ enthalpy of formation of SO2 minus enthalpy of formation of CS2 and minus 3 times of enthalpy of formation of O2। लेकिन O2 का तो enthalpy of formation क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि वो एलिमेंट है और स्टेबल स्टेट है। बाकी का अगर हम देखें तो वो क्या बोल रहा है कि enthalpy of formation of CO2 और SO2 जो उसका रेशियो 4:3 है। अगर हम यहाँ पर enthalpy of formation of CO2 मान लेते 4x, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 क्या हो गया? 3x हो गया ना। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डेल्टा एच इस रिएक्शन का -265 है इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दैट इज 4x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 दैट इज 3x माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CS2 क्या है? 26। तो ये क्या आ गया? दिस इज 10x इज इक्वल टू -265 प्लस 26, ये हम बोल सकते हैं आ गया -239। तो x की जो वैल्यू है आ गई -23.9। ठीक है, सो हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? SO2 का। तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट 3x। तो क्या आएगा? 3 इंटू -23.9 दैट इज नथिंग बट -71.7। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ओके, तो इस टाइप से हम किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हैं यूजिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क में है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 45, 48, 49, 51, 66 एंड 68। ठीक है, तो आज बस इतना ही देते हैं। यस गिरीश, ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क नोट कर लो, लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे।
Okay, so end करते हैं सेशन. Yeah, happy new year to all.